हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इंडिया यूएस रिलेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिया यूएस रिलेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया यूएस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने का, टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन। क्योंकि जो मीडिया है वो भी, अगर मोदी जी अमेरिका में जा रहे हैं तो मीडिया भी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। ट्रंप इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो उसको भी मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकल टाइम स्पेन में कैसे इवॉल्व हुए हैं उसको अंडरस्टैंड करें। वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकल टाइम स्पेन में, यानी कि कोल्ड वार के टाइम पे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद के जो रिलेशन है वो किस तरह से है, जिसके अंतर्गत हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडिया एंड यूएस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट क्या है, इकोनॉमिक इंगेजमेंट क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इनको असेस करेंगे। जो रिसेंटली इंडिया और यूएस का जो ट्रेड पैक्ट साइन किया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और हम इवेलुएट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंडिया और यूएस कोऑपरेशन कर रहे हैं और इंडिया और यूएस कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसके अंतर्गत हम एनालिसिस करेंगे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सेक्टर में कौन कौन सा कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किस लेवल की है, ट्रेड और जो इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो किस लेवल तक डेवलप्ड है और किस तरह से इंडिया और यूएस मल्टीलैटरल और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं या कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर हम प्री 1991 की बात करें, यानी 1947 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड था जिसके दौरान कोल्ड वार चल रहा था वर्ल्ड ओवर, उसके अंतर्गत जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन थे, हालांकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली जो इंडिया एंड यूएस बोथ वर क्लोज बिकॉज बोथ वर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट they were termed as strained democracy because जो political establishment थी यूएस की और इंडिया की, उनके इतने फ्रेंडली रिलेशन, क्योंकि इंडिया ने जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस के साथ 1961 में जो नैम लॉन्च किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसको यूएस ने कभी पसंद ही नहीं किया। यूएस हमेशा उसको एक्यूज करता था कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंतर्गत यूएसएसआर के साथ अटैच्ड है या यूएसएसआर के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो थर्ड फ्रंट है वो खोल रखा है इंडिया ने। यानी कि हमेशा जो यूएस है उसने इंडिया को स्पेक्टिसिज्म से देखा है, यूएसएसआर के क्लोज एली के रूप में देखा है कोल्ड वार के दौरान। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया ने तो नैम को अडॉप्ट किया था अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट दैट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, उनका ये ओपिनियन था कि वी विल नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक। अगर हम एक ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी वर ट्रीटेड एज एनिमी बाय द अनदर ब्लॉक। ठीक है, तो इसलिए जो नेहरू जी थे उन्होंने अपनी विजनरी लीडरशिप के कारण वर्ल्ड के अदर नेशंस के साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लॉन्च किया। ठीक है, उनका मेन पर्पस क्या था कि जो बायोपोलैरिटी है, वन ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर एंड अनदर ब्लॉक वाज लेड बाय यूएस, उससे इंडिया को दूर रखना है। रीजन ये भी था कि यूएस जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट को पाकिस्तान यूज कर रहा था इंडिया के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी डिसलाइकिंग थी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में यूएस के सपोर्ट के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए यूएस का जो सपोर्ट था उसको इंडियन एस्टैब्लिशमेंट लाइक नहीं कर रही थी। ठीक है, इसलिए हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा है कि हमारा लिमिटेड ट्रेड रहा यूएस के साथ। उसके बाद कोल्ड वार फेजेस में देखिए 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की थी, तो उसमें यूएसए ने अपोज किया था इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को उस वॉर में। फिर इंडिया सोवियत ट्रीटी थी जो पीस एंड फ्रेंडशिप की कोऑपरेशन की 1971 में साइन हुई थी। इसके तहत यूएसएसआर ने इंडिया को अश्योर किया था कि इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट ऑन योर टेरिटरी, अगर आपकी टेरिटरी पे किसी दूसरे नेशन का आक्रमण होता है तो वी विल सपोर्ट यू, मतलब हम आपके फ्रेंड हैं इन द पीस एज वेल एज इन द वॉर। और कहीं ना कहीं यही रीजन था इंडिया का कि इंडिया को सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल गया था यूएसएसआर का कि 1974 में इंदिरा गांधी ने रीजनल स्टेबिलिटी या रीजनल एनवायरनमेंट को देखते हुए पाकिस्तान का और चाइना की जो फ्रेंडशिप थी उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण में। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद यूएस
का मेजर सैंक्शन इंडिया पर इम्पोज कर दिए गए। यूएस एस्टेब्लिशमेंट ने सीवरली इंडिया को क्रिटिसाइज किया इंटरनेशनल फ्लोरा पे, इंडिया को एक रेबल स्टेट डिक्लेयर किया, क्योंकि इंडिया वाज द नेशन जिसने, इंडिया ने एनपीटी को साइन करने से, इसको डिस्क्रिमिनेटिव बता के इसको साइन करने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एनपीटी जो को क्रिएट करने का श्रेय भी यूएसए को जाता था। तो कहीं ना कहीं यूएस की लीडरशिप को इंडिया डिनाई कर रहा था एनपीटी को ना साइन करके, ठीक है। और इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, तो इंडिया के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी एनपीटी को साइन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये यूएस की जो वर्ल्ड हेजेमनी थी उसको क्वेश्चन कर रही थी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम, तो जो यूएस को पसंद नहीं थी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी यहाँ पे यूएस में विजिट के लिए जाती हैं, तो निक्सन जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उन्होंने जानबूझकर इंदिरा गांधी को वेट किया था दिखाने के लिए कि वी आर नॉट treating India as a significant nation at that time. And one more reason was that कि यूएस की पॉलिटिकल कैलकुलेशन में वेस्टर्न एशिया में यूएस का सिग्निफिकेंस बनाने के लिए जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट थी उसने पाकिस्तान को एज ए बेस चूज किया। तो पाकिस्तान जो था वो यूएस के वेस्ट एशिया में जो इंटरेस्ट थे उनको फिल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन था यूएस का कि यूएस ने इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे परसिस्टेंट पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, इंडिया भी यूएस को ट्रस्ट नहीं कर रहा था और यूएस भी इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो जो लो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम था, एक तो डिस्टेंस बहुत है इंडिया और यूएस में, दूसरा इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे वो प्लान्ड इकोनॉमी थी और क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन नहीं किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं यूएस से जो लिबरलाइजेशन का समर्थक था, जो ग्लोबलाइजेशन का समर्थक था, जो कंट्रीज के मध्य जो ट्रेड है उसको प्रमोट करना चाहता, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी उसको भी यूएस लाइक नहीं कर रहा था। इस वजह से भी इकोनॉमिक जो रिलेशन थे वो वाइब्रेंट नहीं थे, ठीक है। इंडिया में हाई प्रोटेक्शनिज्म था इंडियन इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी डिनायल रिज्म अफेक्टिंग इंडिया, क्योंकि पोखरण 1 एक्सप्लोजन के बाद यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे इंडिया को, जो इंडियन कंपनीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मेजर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। तो मिनिमल यूएस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। बेसिकली 1991 के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कंसेप्ट है वो पॉपुलर हुई है इंडिया में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट 1991 ट्रांसफर में। 1991 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गए। 1991 वाज द ईयर जिसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा, जो यूएस हेजेमनी को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा था। और कहीं ना कहीं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसका प्रभाव वर्ल्ड ओवर खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉग्निशन थी कि देयर इज ओनली वन सिंगल सुपर पावर, दैट इज यूएस इज सुपर पावर, और यूएस की हेजेमनी का बोलबाला हो रहा था वर्ल्ड ओवर। कहीं ना कहीं इंडिया की जो डोमेस्टिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिक क्राइसिस को मीट करने के लिए इंडिया ने जो आईएमएफ के द्वारा गाइडेड जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम थे उसके तहत इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने जो एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया उसके तहत इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, ओपन होगी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और कहीं ना कहीं जो यूएस था उसको भी मार्केट की तलाश थी, उसकी यूएस की कंपनीज को भी मार्केट की तलाश थी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इंडिया उनके लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था। दूसरा रीजन क्या था कि इंडिया भी यूएसएसआर के जाने के बाद इंडिया को भी नए फ्रेंड्स सर्च करने थे वर्ल्ड ओवर। तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट भी इंटरेस्टेड थी कि यूएस के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप किए जाएं। दूसरा पाकिस्तान का सिनेरियो क्या था कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कहीं ना कहीं वो यूएस के लिए इशू ऑफ कंसर्न था कि पाकिस्तान को रिप्लेस करके साउथ एशिया में और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप किया जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर को डेवलप किया जाए। कहीं ना कहीं जो चाइना का जो राइज हो रहा था ईस्ट में वो भी यूएस के लिए कंसर्न था, इसलिए यूएस भी चाहता था कि वह इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करे। तो 1991 के बाद देखेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबली इंटीग्रेटेड होगी, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन होगा जिससे स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट अल्टर हो गया, ठीक है। इससे धीरे धीरे इंडिया और यूएस की जो एंगेजमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। फिर आप देख पा रहे हो कि एक रीजन जो मैंने अभी बताया कि ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ये इंडियन ओशन है, तो ईस्ट वेस्ट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, जैसे ये यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप है तो यहाँ से जो ट्रेड होता है रेड सी के माध्यम से, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, ठीक है, ये मिस्र इजिप्ट है, इसका कंट्रोल है स्वेज कैनाल पे। तो यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है, इस साइड में जो ट्रेड जा रहा है, तो इस एरिया पे बेसिकली क्या है कि इस एरिया में यूएस को अपनी हेजेमनी मेंटेन रखने के लिए या अपनी जो
अपनी रिच मेंटेन करने के लिए यूएस को इंडिया की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इंडिया ने कहीं ना कहीं यूएस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की मतलब कोशिश कर रहा है यूएस भी लगातार। अब सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया यूएस रिलेशन में वो है कि यूएस वाज द नेशन जिसने पोखरण सेकंड के बाद इंडिया पर हैवी सैंक्शन इम्पोज किए थे, लेकिन इट वाज यूएस इटसेल्फ जिसने 2005 में सबसे पहले इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की है, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर जो पावर है उसका यूज फॉर सिविलियन पर्पज, यानी कि जो न्यूक्लियर है उनका सिविलियन पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल का प्रयोग किया जा सकता है। तो यूएस वाज द फर्स्ट नेशन जिसने इंडिया के साथ ये डील साइन की है, और यूएस के डील साइन करने का मतलब है कि यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इंडिया को एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है। और इस डील का ही नतीजा है कि इंडिया के साथ जो अदर कंट्री है जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो भी न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारी एमएनसीज आई हुई हैं, फ्रांस की भी, जर्मनी की, इंडिया में ट्रेड करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। तो पोखरण सेकंड के बाद और यूएस की जो पॉलिसी में जो चेंज आया है तो अपने आप वो इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। ये आप देख पा रहे होगे इस इमेज में कि ये हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिकन राष्ट्रपति एट दैट टाइम। तो इन्होंने, इनकी लीडरशिप में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई। अगर हम इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो डिफेंस एग्रीमेंट है हमारे, लियोमा है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और ये कोम कासा है, ये बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो तीनों डिफेंस एग्रीमेंट है, लियोमा, कोम कासा एंड बेका, इन तीनों एग्रीमेंट्स के अंतर्गत जो इंडियन और यूएस जो मिलिट्री है वो अपने बेस शेयर कर सकती हैं, बेस पे रीच कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को परमिट कर रहे हैं। ये 2016 में साइन हुआ है, ये 2018 में साइन हुआ है, ये 20 में साइन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसके बाद के ये लेटर डे के डेवलपमेंट है जो अपने आप में दिखाते हैं कि हाउ स्ट्रेटेजिकली इंडिया एंड यूएस इज एंगेज्ड इन देयर रिलेशन। फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही है, मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज, उसमें इंडिया भी पार्टी है और यूएस भी पार्टी है। युद्ध अभ्यास, इंडियन आर्मी और यूएस की जो आर्मी है उसके बीच में जो एक्सरसाइज होती है। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी हो रही है। इनके इंडिया और यूएस की इंडो पैसिफिक रीजन को लेके जो पॉलिसीज हैं उनका कन्वर्जेंस है। दोनों चाहते हैं कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में वो सिक्योर रहे, इसके लिए दोनों नेशंस कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इसके तहत इन्होंने क्वाड एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। जब ये जॉन बाइडेन राष्ट्रपति था अमेरिका के, तो क्वाड जो इनिशिएटिव था उसको रिवाइव किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, और दोनों इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए प्रयासरत हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी का और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन भी है दोनों नेशन का, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है यहाँ पर भी दोनों नेशंस की। ये इंडियन ओशन आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडिया एंड दैट इज यूएस। तो ये जो रीजन है, ये वाला जो आप इससे देख पा रहे हो, येलो कलर से जो देख पा रहे हो, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। तो अर्लियर क्या था, कोल्ड वार के टाइम पे जो अटलांटिक ओशन था दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज जो मेजर जो ट्रेड हो रहा था वेस्टर्न यूरोप और यूएस में हो रहा था। लेकिन जो 21st सेंचुरी में जो वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक रीजन। अब जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये रीजन है, ये वाला रीजन, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि जो एशिया है दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड दैट इज होल्डिंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन एज वेल, और यहाँ पर एमर्जिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। तो जो डेवलप्ड नेशन है, यूएस है, वेस्टर्न यूरोप है, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वॉल्वमेंट इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन में को स्ट्रेटेजिकली वाइब्रेंट रखने के लिए, इस रीजन को सेफ रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, यहाँ पे रेबल्स भी हैं, यहाँ पे पायरेसी की प्रॉब्लम भी है इस एरिया में, और यहाँ पे इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी पाए गए हैं, ठीक है। तो जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो रहे हैं, बिकॉज इस रीजन की स्टेबिलिटी मैटर करती है ईस्ट वेस्ट ट्रेड के लिए, सी पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए, और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उनको सेफ रखने के लिए, और चाइना का जो राइज है, चाइना का यहाँ पे जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है इस एरिया में उसको कर्टेल करने के लिए भी यूएस को इंडिया की रिक्वायरमेंट है। इसलिए इंडिया भी कहीं ना कहीं यूएस को यूज करना चाहता है एज ए स्विंग स्टेट अगेंस्ट
चाइना, दोनों के जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है इंडिया और यूएस के वो काफी वाइब्रेंट हो गए हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात करें तो रेगुलर हाई लेवल विजिट है, समिट लेवल डिप्लोमेसी होती है इंडिया और यूएस के बीच में। यहाँ पे 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जैसे मैंने बताया कि लियोमा है, कोमकाका है, बेका है, वो एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल जो अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है, भारत के जो इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी जो एंगेजमेंट है वो भी काफी बड़े लेवल पे है इंडिया और यूएस की। ड्राइविंग फैक्टर है इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसके लिए। तो रैपिड ग्रोथ इन बायलैटरल ट्रेड, यूएस इज अमंग द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। और मेजर सेक्टर जहाँ पे ट्रेड होता है आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स है, डिफेंस है, एनर्जी है। और यूएस का जो एफडीआई है वो लगातार ग्रो कर रहा है इंडिया में। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें लाइन डायग्राम के माध्यम से कि जो ये 2024 का डाटा है कि जो यूएस का जो इंपोर्ट है वो इंडिया में कितना है, 42.2 बिलियन, और एक्सपोर्ट है 77.5 बिलियन, यानी कि यहाँ पे इंडिया को ट्रेड सरप्लस है। 77.5 में से 42.2 बिलियन आप डिडक्ट करोगे तो इंडिया इज हैविंग ट्रेड सरप्लस विद यूएस। तो ये अपने आप में अच्छा है इंडिया के लिए। और ये कुछ यूएस की कंपनीज हैं जो इंडिया में कार्यरत हैं। तो देखो यूएस की इतनी सारी कंपनीज भारत में काम करी हैं, जेपी मॉर्गन्स है, कोडक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटीज आर रिसाइडिंग इन यूएस। तो इंडियंस जो यूएस में रह रहे हैं उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को फाउंड किया है। यहाँ पे कुछ लिस्ट है, आप देख पा रहे हो। ये एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं इसे फैक्चुअल क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी किस बंदे ने फाउंड की है, कब फाउंड की है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। तो रिसेंटली इंडिया एंड यूएस साइंड देयर ट्रेड पैक्ट, जिसके अंतर्गत जो यूएस है उसने इंडिया की जो टैरिफ इम्पोजिशन है उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप रिकॉग्निशन है इंडिया की इन जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशन है उस इसमें सेंसिटिव इंडियन सेक्टर है लाइक एग्रीकल्चर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। मार्केट एक्सेस फॉर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट और स्ट्रेंथनिंग, ये स्ट्रेंथन करेगा सप्लाई चेन कोऑपरेशन है दोनों नेशंस के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस के साथ टैरिफ एग्रीमेंट साइन होने से पहले इंडिया का 27 जनवरी को ईयू के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, एफटीए साइन हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड ओवर रिकॉग्निशन है कि ईयू भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है, इकोनॉमिक रिलेशन, और यूएस भी इंडिया के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन चाहता है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें भी इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन है। जैसे सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में दोनों नेशन का एग्रीमेंट से दोनों शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर, ठीक है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में और क्लाइमेट सेक्टर में भी दोनों कोऑपरेशन कर रहे हैं। स्पेस में, एआई में और इनोवेशन पार्टनरशिप भी है दोनों नेशंस की। नासा के साथ भी हमारी इसरो कोलैबोरेशन करती है, ठीक है। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2023 में इंडिया और यूएस के मध्य, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप 10 मार्च 2023 में। फिर मल्टीलैटरल अगर कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया एंड यूएस बोथ आर मेंबर ऑफ G20, WTO एंड यूएन, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग में भी दोनों मेंबर हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा, ठीक है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स में दोनों नेशंस अपना एग्रीमेंट दिखाते हैं, एग्रीमेंट है दोनों में। फिर अब बात करते हैं कि इंडियन कम्युनिटी, बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन, 4 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं यूएस में, तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, ठीक है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी है, पीपल्स टू पीपल्स टाई, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर में इंडिया एंड यूएस आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन कौन कौन से हैं? ट्रेड डिस्प्यूट है जो रिजोल्व नहीं हुआ है पूरी तरह से, बेसिक से एग्रीमेंट साइन हुआ लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया जाना बाकी है। टैरिफ इशू है, लगातार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इशू है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ह्यूमन राइट का इशू है, दूसरा क्लाइमेट क्लीन एनर्जी का इशू है। तो ये भी इशू है कहीं ना कहीं जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन में। अगर हम बात करें कि फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया और यूएस रिलेशन का,
डीपनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये साइन कर सकते हैं दोनों कंट्री। मैनेजिंग डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग्स, जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, यूएन रिफॉर्म से रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म से रिलेटेड है, आईएमएफ रिफॉर्म से रिलेटेड है, वहाँ पे दोनों नेशन कन्वर्ज कर सकते हैं। इमिग्रेशन वीजा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। ट्रेड से रिलेटेड जो इंडिया इज एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर यूएस एज वेल, तो यूएस कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी, अगर वो इंडिया के साथ टैरिफ रिडक्शन कर दे, एक्सपोर्ट जो कंट्रोल जो रिजिम है उसको चेंज कर दे, दोनों का जो इकोनॉमिक जो एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, और दोनों नेशन ज्वाइंटली लीड कर सकते हैं वर्ल्ड को टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर, टुवर्ड्स ए बेटर वर्ल्ड, बिकॉज बोथ आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, बोथ आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस का काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कोल्ड वार इरा टू पोस्ट कोल्ड वार इरा। दोनों इंगेज हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी, इकोनॉमिक सेक्टर में भी, पॉलिटिकल सेक्टर्स में भी, और दोनों क्रूशियल हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।